friends, I am Aniruddha Kumar Shukla and welcome to my YouTube channel IQ Study. Guys, today we are going to discuss about chapter 2nd. Name of the chapter 2nd is acid, base and salt. This is lecture 2. तो गाइज़ एक्चुअली हम लोग आज डिस्कस करने चल रहे हैं चैप्टर सेकंड का ये लेक्चर जो है सेकंड है। लेक्चर फर्स्ट हमने चैप्टर सेकंड का हमने डिस्कस किया है और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। जो हमारे 10th क्लास में बच्चे हैं, चाहे यूपी बोर्ड के हों, चाहे सीबीएसई बोर्ड के हों, या जो बच्चे एलन से तैयारी कर रहे हों, या जो बच्चे कोटा में आईआईटी या नीट की तैयारी कर रहे हों, ठीक है, तो उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। तो गाइज़ जैसे कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको बहुत ही बढ़िया वीडियो आपको दिया जा रहा है और इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी इम्पॉर्टेंट टॉपिक सेकेंड चैप्टर से आपको मिलेगी। तो गाइज़ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं मित्रों, जो बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है, जैसे कि अभी फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एसिड बेस के बारे में, ठीक है। तो साइंटिस्ट ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी के अकॉर्डिंग हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो वही चीज़ हम लोग और एक साइंटिस्ट और थे आर्हेनियस साहब, उनके अकॉर्डिंग हमने डिफिनीशन को अच्छे से डिस्कस किया। अब हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं उसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, आप लोग देख रहे हैं अच्छे से। इसमें हेडिंग है ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट, ये हेडिंग। और इस हेडिंग को जो बच्चे हमारे जो स्कूल के हैं वो लोग नोट्स बनाते रहेंगे, क्योंकि उनकी नोट्स चेक की जाएगी। और जो बच्चे अदर के हैं, मतलब कहने का सेंस हुआ सोच है भाई ये यूट्यूब चैनल है, इसमें बहुत सारे लोग अटैच हैं, तो कोई भी देख रहा होगा, तो ये सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। और सबके लिए बाउंडेशन नहीं है कि वो नोट्स बनाएं या ना बनाएं, लेकिन जो बच्चे हैं हमारे स्कूल के उनसे रिक्वेस्ट है कि वो लोग नोट्स को ज़रूर बनाएं। हेडिंग क्या है आप देख रहे हैं, हेडिंग है ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट। ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट का मतलब ये हुआ कि ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी साहब ने एसिड बेस के ऊपर एक डिफिनीशन दिया, ठीक है। और कब दिया? 1923 में, 1923 में इन्होंने डिफिनीशन को दिया एसिड बेस के बारे में। इनकी डिफिनीशन के अकॉर्डिंग क्या है देखिएगा। हेडिंग आप सबसे पहले हेडिंग नोट कर लीजिएगा, ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। उसके बाद आप क्या नोट करेंगे देखिएगा, लिखिएगा इट इज़ बेस्ड अपॉन एक्सचेंज ऑफ प्रोटॉन। कह रहा है ये बेस्ड होता है एक्सचेंज ऑफ प्रोटॉन। अब मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट ट्रिक में बता रहा हूँ। ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट वैसे मैं लेक्चर फर्स्ट में भी बता दिया था, लेकिन मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी, एसिड इज द सब्सटेंस विच हैव टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटॉन, ठीक है। जो प्रोटॉन को डोनेट करता है, जो प्रोटॉन का मतलब H+, जो H+ को डोनेट करेगा, अपने अंदर से H+ को बाहर निकालता है, वह हमारा कहलाता है एसिड। और किसके अकॉर्डिंग? ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी के अकॉर्डिंग। और बेस के बारे में इन्होंने क्या बताया ब्रॉन्स्टेड लोरी साहब ने? इन्होंने बताया कि बेस इज़ द सब्सटेंस विच हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन। इनका मतलब ये था कि बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले। प्रोटॉन का मतलब H+, जो H+ को एक्सेप्ट कर ले, गेन कर ले, वो बेस कहलाएगा। और यहीं H+ को जो डोनेट कर देगा वो एसिड कहलाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ समझने की बात क्या है, H+ को डोनेट करने वाला कहलाता है एसिड, ठीक है, एसिड कहलाएगा। और यहीं H+ को एक्सेप्ट करने वाला कहलाता है बेस। कि आपको अच्छे से रट लेना है, यही चीज़ इसमें नोट भी है, देखेंगे। एसिड की डिफिनीशन क्या है ब्रॉन्स्टेड लोरी के अकॉर्डिंग, देखो क्या नोट है। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, दो सब्सटेंसेस विच हैव टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटॉन, H+ को डोनेट करने वाला, ऐसा कोई एसिड जो प्रोटॉन को डोनेट करता हो, ठीक है, उसे एसिड कहेंगे। जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा उसे बेस कहेंगे। प्रोटॉन का मतलब आप समझ लीजिए, प्रोटॉन मीन्स H+, जो H+ को डोनेट करेगा एसिड और H+ को गेन करेगा बेस। तो चलिए आगे देखिएगा। बाई क्या है, फिर से मैं एक बार फिर से रिवाइज कर आपको रिपीट कर रहा हूँ, आप सुनिएगा। एसिड अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड की डिफिनीशन है, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट दो सब्सटेंसेस विच हैव टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटॉन H+ बाई एनी मेथड इन एनी सॉल्वेंट आर कॉल्ड एसिड।
चलिए ये डिफिनीशन हो गई, कुछ एग्जाम्पल देख लिया जाए। मैंने, बच्चे कहते भी हैं सर एग्जाम्पल ज़्यादा दिया करिए, तो मैंने एग्जाम्पल देखिए आपको लिए ज़्यादा लाया गया है। एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, एग्जाम्पल जैसे HCl है, HNO3 है, ये सारे जितना आपको दिख रहा है सभी एसिड के ही नाम हैं, ये सभी एसिड हैं, ठीक है, सभी एसिड के नेम है पहले में। तो HCl है, प्रोटॉन H+ को डोनेट करेगा, HNO3 ये भी H+ को डोनेट करेगा, H2SO4 ये भी H+ को डोनेट करेगा, H2CO3 इसको कहते हैं कार्बोनिक एसिड, ये भी H+ को डोनेट करेगा, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस ये भी H+ को डोनेट करेगा, CH3COOH एस्टिक एसिड है, ये भी H+ को डोनेट करेगा, H3PO4 फास्फोरिक एसिड है, ये भी आपका जो है डोनेट करेगा H+ को। तो आपको समझ में आ गया होगा। दूसरे में देखेंगे, दूसरे में है H माइनस, HCO3 माइनस, HSO4 माइनस, H2PO4 माइनस, HPO4 माइनस 2, H2O एट्सेट्रा। तो ये भी सभी कुछ न कुछ इनका भी मीडियम एसिडिक है, ये भी एसिडिक मीडियम में है, ये भी H+ को डोनेट करेंगे, तो ये भी एसिड कहलाएंगे। चलिए आगे देखिए, थर्ड नंबर पे है NH4+, ये भी H+ को डोनेट करेगा, H3O+, ये भी H+ को डोनेट करेगा, PO4+, ये भी H+ को डोनेट करेगा, CH3COOH2 के ऊपर प्लस है, ये भी आपका H+ को डोनेट करेगा। इसका मतलब ये हुआ गाइस कि थर्ड में जितने एग्जाम्पल हैं ये सभी एसिड हैं और सभी H+ को डोनेट करने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं, फिफ्थ, अगले में देखते हैं हम लोग फोर्थ में है Al इन ब्रैकेट में है H2O का होल 6, ऊपर ट्रिपल प्लस है, और ये जो कंपाउंड आपको दिख रहे हैं सारे, ये इतने कंपाउंड कहलाते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। अच्छे से फिर से देखिएगा, मैं आपको ये बार बार बताना चाह रहा हूँ गाइस कि फोर्थ नंबर में जितने कंपाउंड आपको दिख रहे हैं ये सभी कंपाउंड कहलाते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन इनको कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आपको भूलना नहीं है। तो आपको समझ में आना चाहिए कैसे कंपाउंड हैं। ये सभी कंपाउंड का मीडियम एसिडिक है, सभी H+ को डोनेट कर सकते हैं। तो ऐसे नॉर्मल समझिए सभी एसिड के एग्जाम्पल हैं और सभी कोऑर्डिनेट कंपाउंड हैं। चलिए आगे देखें, फिफ्थ में देखते हैं। फिफ्थ में HCl एसिड है, वाटर सॉल्वेंट में मिलाओगे तो H+ को रिलीज़ करेगा, ये बनाएगा हाइड्रोनियम आयन और Cl- बाहर निकल जाएगा, ठीक है। चलिए फिर से देखिए, फिफ्थ में HCl एसिड है, एसिड में अगर वाटर मिलाते हैं एक्वस मीडियम में सॉल्वेंट के फॉर्म में, ठीक है, तो दोनों को मिलाने पर ये एसिड अपने अंदर से H+ को रिमूव करेगा और वाटर गेन कर लेगा, गेन करके बना देगा H3O। H3O का नाम है हाइड्रोनियम आयन और Cl- बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये रिएक्शन भी, इस रिएक्शन में H+ रिमूव होगा, तो ये भी आपका ब्रांशेड-लोरी के अकॉर्डिंग एसिड की डिफिनीशन हो जाती है, ठीक है। एसिड की डिफिनीशन के अकॉर्डिंग जो ब्रांशेड-लोरी का एसिड की डिफिनीशन है उसके अकॉर्डिंग H+ डोनेट करेगा तो एसिड है, और जो गेन करेगा वो बेस है, ठीक है। H2O H+ को गेन कर रहा है, बात समझिएगा, H2O जो है न्यूट्रल है, H+ को गेन कर रहा है, लूज HCl कर रहा है, तो यहाँ ध्यान देना आपको। फिर देखते हैं हम लोग 6 में क्या है, H- एसिड है, वाटर मिलाओ तो बनेगा फिर हाइड्रोनियम आयन और सल्फ़र के ऊपर 2- का चार्ज रहेगा, वो सल्फाइड आयन के रूप में बाहर हो जाएगा। यस के ऊपर 2- को कहते हैं सल्फाइड आयन, क्या बोलते हैं, सल्फाइड आयन, भूलना नहीं। चलिए 6 में देखेंगे, NH4+ है, अमोनियम आयन है। NH4 का नाम क्या है गाइज, अमोनियम, जो बच्चे नहीं जानते हैं जान लें, अमोनियम स्पेलिंग में फिर सही कर दे रहा हूँ, आई है ये, अमोनियम आयन, और अमोनियम आयन का फार्मूला होता है NH4+, अमोनियम आयन। तो अमोनियम आयन है आपका ये, इसमें वाटर मिलाएंगे तो H+ को रिलीज़ करेगा, हाइड्रोनियम आयन बनेगा और NH3 बेसिक रूप में बाहर, और ये NH3 का नाम है अमोनिया भी जान लो, अमोनिया।
अमोनियक फार्मूला होता है NH3। अमोनिया बहुत फेमस कंपाउंड है, इसलिए आपको याद होना चाहिए अमोनियक फार्मूला NH3। ठीक है, स्पेलिंग में नोट कर दे रहा हूँ, अमोनिया है और अमोनिया NH3 को ही अमोनिया कहते हैं, NH3 को ही अमोनिया कहते हैं। ठीक है, और इसकी जो स्मेल होती है, ठीक है, अमोनिया की स्मेल जो होती है कुछ रोटन एक्स लाइक होता है। ठीक है, ठीक है, तो आगे देखेंगे 8th नंबर में है आपका AlH2O का होल्ड 6 और पूरे के ऊपर ट्रिपल प्लस है। इसका नाम मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, नाम भी जान लो। नाम इसका एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसका नाम हम पीछे से पढ़ते हैं हेक्सा एक्वा। 6 को हेक्सा पढ़ेंगे, वाटर को एक्वा, हेक्सा एक्वा। आगे क्या होगा, एल्युमिनियम थर्ड। बस फिर से नाम आप इसका जान लीजिएगा, जो बच्चे नहीं जानते इसका नाम अगर लिखना चाहेंगे कंपाउंड का, इसका नाम होगा हेक्सा एक्वा एल्युमिनियम। इसके बाद ब्रैकेट लगाइएगा, ब्रैकेट के अंदर में लिखिएगा थर्ड, बस। इसके बाद आयन, एल्युमिनियम थर्ड आयन। फिर से नाम देखिएगा, हेक्सा, ऐसे लिखिएगा इसका नाम, हेक्सा एक्वा एल्युमिनियम, ब्रैकेट में थर्ड, ब्रैकेट बंद, आयन। ये नाम है इसका। और इस कंपाउंड में वाटर हम मिलाते हैं, मिलाने पर हमारा क्या बनेगा, हमारा जो है ये कंपाउंड बनेगा। ठीक है, प्लस हाइड्रोनियम आयन बाहर हो जाएगा ये। तो इस प्रकार से आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड की डिफिनीशन और उसके कई एग्जाम्पल। गाइज थोड़ा अब हम ब्रॉन्स्टेड-लोरी के अकॉर्डिंग बेस की डिफिनीशन देखते हैं। बेस की डिफिनीशन क्या है, देखिएगा बेस की डिफिनीशन क्या है इनकी। दो सब्सटेंसेस विच हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन मीन्स H+, ऐसे सब्सटेंस जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो H+ को एक्सेप्ट करते हैं वो बेस, और जो H+ को डोनेट करते हैं एसिड। तो कह रहा है बेस में आपको बताया जा रहा है कि दो सब्सटेंसेस which have tendency to accept proton by any method in any solvent are called bases। समझ में आ गया होगा। कुछ एग्जांपल देख लो बेस का, NaOH है, KOH है, RbOH है, CSOH है, BaOH का होल ट्वाइस है, CaOH का होल ट्वाइस है, NH4OH है, AlOH का होल थ्राई है। चलिए नाम देख लिया जाए, इनका नाम क्या है। NaOH को हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH को कहेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, RbOH को कहेंगे रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, CHOH को कहेंगे सीजियम हाइड्रोक्साइड, BaOH को कहेंगे बेरियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नाम देखते रहिएगा। CaOH का होल ट्वाइस को कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आगे NH4OH को कहेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और लास्ट में AlOH का होल थ्राई इसको कहते हैं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या बोलेंगे, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो गाइज आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ये ऐसे सब्सटेंस हैं जो H+ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, बेसिक मीडियम है। ठीक है, तो H+ को डोनेट करने वाला एसिड, गेन करने वाला बेस। चलिए कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, समझ में ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल है दूसरे में HS माइनस, आगे है HCO3 माइनस, आगे फिर देखते रहिएगा। आगे है HSO4 माइनस, H2PO4 माइनस, HPO4 माइनस 2, H2O एट्सेट्रा। ये एग्जाम्पल हो गया। ये सभी एग्जाम्पल हैं बेस के। थर्ड नंबर पे है अमोनिया है, RNH2 है, R2NH है। R का मतलब यहाँ एल्किल ग्रुप, R मीन्स क्या होता है गाइज, एल्किल ग्रुप। और एल्किल का फार्मूला क्या है, जो बच्चे नहीं जानते हैं जान लें। एल्किल ग्रुप का फार्मूला होता है CnH2n+1। ये फार्मूला आपको भूलना नहीं चाहिए, ये फार्मूला है एल्किल का। जैसे एक एग्जांपल देख लीजिएगा, पहले फार्मूला नोट कर लो, CnH2n+1। इसमें इफ़ n = आप कुछ पुट करो, n = 4 पुट कर दो,
हो जाएगा C4H, 4 2 जा 8 +1 है, 8 + 1 का मतलब हुआ 4 2 जा 8 1 9। तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो ऐसे C4H8, और थोड़ा इसको इरेज में कर लो, ये देखो इरेज करके यहाँ डायरेक्ट 9 हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा, आप देखिएगा। ये देखिए यहाँ आप n के स्थान पे पुट करिए 4, तो C4 हो जाएगा, यहाँ C4 हो जाएगा। यहाँ 4 करेंगे 2 × 4 +1 तो हो जाएगा 4 2 जा 8 1 9, C4H9। इसका नाम है ब्यूटिल। किसका फार्मूला है? ब्यूटिल। क्योंकि आपको मालूम है, इफ़, जो बच्चे ये भी नहीं जानते हैं जान ले, इफ़ कार्बन की संख्या 1 होगी तो मेथ होगा, कार्बन की संख्या 2 होगी तो इथ होगा, कार्बन की संख्या 3 होगी तो प्रोप होगा, कार्बन की संख्या 4 होगी तो ब्यूट होगा, कार्बन की संख्या 5 होगी तो पेंट होगा, कार्बन की संख्या 6 होगी तो हेक्स होगा। समझ में आ रहा होगा। कार्बन की संख्या 7 होगी तो हेप्ट होगा। ये नाम हम ऐसे पढ़ते हैं कार्बन को देखकर। कार्बन की संख्या 8 होगी तो नाम इसका ऑक्ट होगा, ठीक है। कार्बन की संख्या 9 होगी तो नेम इसका नॉन होगा। कार्बन की संख्या 10 होगी तो नाम इसका डेक होगा। ये ध्यान देना है, DEC डेक। अब जैसे देखिएगा, सपोज करिए कहीं CH3 बना, यानी इक्वल टू 1 पुट कर दो फार्मूले में, CH3 बनेगा। एक कार्बन है तो मेथ लिखो, और कार्बन में सभी सिंगल बॉन्ड हैं तो लगा दो N, सफिक्स N। जान लीजिएगा, कार्बन कार्बन के बीच में या कार्बन की चारों वैलेंसी यदि सिंगल बॉन्डेड हो या कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डेड हो, ठीक है, तो वहाँ पर सफिक्स लगता है N, नाम के लास्ट में N लगेगा, ठीक है। यदि सपोज करो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा तो 2 कार्बन होगा तो इथ होगा, और अगर डबल बॉन्ड है तो सफिक्स उसमें ईन लग जाएगा। तो याद करना है, अगर डबल बॉन्ड है तो ईन लगेगा, ठीक है। यदि कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड हो तो 2 कार्बन है तो नाम इसका इथ होगा, ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड है तो सफिक्स आइन लगेगा। ये ध्यान देना है। कहने का सेंस हुआ, अगर सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स एन, डबल बॉन्ड है तो सफिक्स इन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो सफिक्स आइन लगेगा। अब हम लोग देखते हैं कहाँ से, हम लोग देखते हैं यहाँ से। देखिएगा 3rd नंबर पे NH3 है, RNH2 है, R2NH है, R3N है, और C6H5NH2 है, और अगला कंपाउंड देखिएगा यहाँ से है C5H5N है, ठीक है। अगला है NH2 है, NH2 है, और 4th नंबर पे देखेंगे, ये सारे एग्जाम्पल हैं लेविस बेस के। कोई पूछता है कि ये सब क्या हैं, तो आप बताइए कि ये सभी एग्जाम्पल हैं लेविस बेस के और अलग अलग टाइप में हैं। 4th नंबर पे है O- सल्फेट। अगला है आपका, आप देख रहे हैं आगे है आपका यहाँ पे ये हमारा है ऑक्साइड फॉर्म, इसको आप कह सकते हैं ऑक्साइड, या आप ऐसे कह सकते हैं इसको O पे 2- है, और यहाँ पर सल्फेट ग्रुप है, जिस SO4 को सल्फेट कहते हैं, सल्फेट आयन कह सकते हैं, ऑक्साइड आयन कह सकते हैं, कार्बोनेट आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, और आगे है साइनाइड आयन, ठीक है। फिर से मैं नाम बता रहा हूँ, O-2, O के ऊपर -2 है तो इसको कहेंगे ऑक्साइड आयन, इसको कहेंगे सल्फाइड आयन, इसको कहेंगे कार्बोनेट आयन, और इसको कहेंगे क्लोराइड आयन, इसको कहेंगे ब्रोमाइड आयन, और ये हमारा है आयोडाइड आयन, ये है साइनाइड आयन। तो ये सभी जितने आयन हैं सभी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने वाले हैं, और प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने वाले हैं इसीलिए इनको कहा जाएगा लेविस बेस। क्या कहा जाएगा?
लेविस बेस। ओके, चलिए आगे। 5th नंबर पे NaOH है। सोडियम हाइड्रोक्साइड में हम वाटर मिलाएंगे, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में जैसे वाटर मिलाएंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड H+ को एक्सेप्ट कर लेगा। बात समझिए फिर से भाई, वाटर को यदि आप ब्रेक करते हो तो वाटर को ब्रेक करोगे तो वाटर ऐसे ब्रेक होगा H++ OH-। ठीक है, कोई भी पूछता है वाटर को अगर हम ब्रेक करेंगे तो वाटर ब्रेक होगा H++ OH- में ब्रेक होगा, तो वाटर H+ को रिलीज़ करेगा और NaOH इसी H+ को एक्सेप्ट कर लेगा। तो यहाँ क्या कह रहा है देखिएगा, ये NaOH है, बेस है, वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये वाटर अपने अंदर से H+ को रिलीज़ करेगा और H+ को ये गेन कर लेगा, गेन करके बना देगा ध्यान समझिएगा, गेन करके क्या बना रहा है, गेन करके सबसे पहले OH- निकाल देगा वाटर, क्योंकि Na जो है NaH2+ बना देगा। बात समझिए फिर से, देखिएगा NaOH का रिएक्शन वाटर के साथ आप करा रहे हो तो वाटर ब्रेक होगा कुछ ऐसे H++ OH- में ब्रेक हुआ। ठीक है, NaOH इसी H+ को गेन कर लेगा, क्योंकि समझिएगा लेविस बेस उसी को कहा जाएगा जो प्रोटॉन को लेविस मैं कह रहा हूँ, रियली सॉरी, लेविस नहीं है भाई ये, यहाँ मैं एक स्थान पे कहीं और लेविस बता दिया था, मैं अभी भी लेविस बताया था, लेविस नहीं है, ये दूसरी चीज़ है, ये हम लोग ब्रॉन्स्टेड लोरी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं डेफिनेशन। ठीक है, लेविस का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेविस में प्रोटॉन एक्सेप्ट होता है, सॉरी। तो लेविस अगर कहीं लिखे होंगे तो लेविस वाला काट दीजिएगा, लेविस का नहीं लिखना है। यहाँ समझिएगा हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। तो हम लोग ब्रॉन्स्टेड लोरी के अकॉर्डिंग बेस की डिफिनीशन पढ़ रहे हैं। ब्रॉन्स्टेड लोरी के अकॉर्डिंग बेस की डिफिनीशन है, क्या डिफिनीशन है, एक्सेप्टर ऑफ प्रोटॉन, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा कहलाएगा बेस। कैसा बेस कहलाएगा, ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ बेस। तो ब्रॉन्स्टेड लोरी साहब ने बताया कि जो प्रोटॉन को डोनेट करेगा वो कहलाएगा एसिड और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा वो कहलाएगा बेस। तो समझिए अच्छे से, यहाँ पर ये जो बेस की डिफिनीशन है ब्रॉन्स्टेड लोरी के अकॉर्डिंग है, ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी के अकॉर्डिंग है डिफिनीशन है, तो बहुत ध्यान देना है। तो ये डिफिनीशन इनके अकॉर्डिंग जो H+ को एक्सेप्ट करेगा वही हमारा बेस कहलाएगा। तो यहाँ देखिएगा NaOH है, वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे तो NaOH, ठीक है, H+ को एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्ट करेगा तो बना देगा NaOH का NaOH2। देखिएगा कैसे बना देगा भाई, NaOH तो पहले से ही है, एक H, अब इसका अगर रिएक्शन वाटर के साथ करा रहे हो तो वाटर का मतलब ब्रेक हो रहा, वाटर H++ OH- में ब्रेक हो रहा है कि नहीं, ये NaOH H+ को एक्सेप्ट कर लेगा और बना देगा NaO, एक H और आ जाएगा तो H2 हो जाएगा, एक ज़्यादा बैलेंसी होने के कारण यहाँ पे एक प्लस का चार्ज। तो वही कह रहा है कि इन दोनों को रिएक्शन कराओगे सबसे पहले बनेगा NaOH2 और एक प्लस का चार्ज ऊपर लग जाएगा और हमारे पास H2O में से बचा क्या है, OH- बचा है। तो देखिए ये OH- बचा हुआ है, तो हमारा इसमें दो प्रोडक्ट बनेगा पहले स्टेप में, OH- प्लस NaOH2। ठीक है, और अगले स्टेप में गिब्स आउट कराओगे तो Na+ हो जाएगा और H2O बाहर हो जाएगा। चलिए ऐसे H- बेसिक मीडियम में है, वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये H- प्रोटॉन एक्सेप्टर है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा तो एक H और आ जाएगा। ठीक है, H+ एक्सेप्ट कर लेगा तो ये प्लस माइनस कैंसिल, H मिलकर H2S गैस बन जाएगी। तो इसमें देखिएगा आप अच्छे से देखिएगा, इसमें जो रिएक्शन कराया गया कराने पे H2S गैस बनेगा, OH- बाहर हो जाएगा। ऐसे NH3 बेसिक मीडियम में है, वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो अमोनियम आयन बना देगा और OH हाइड्रोक्साइड ग्रुप बाहर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखिए, NH3 अमोनिया है, इसके ऊपर एक लोन पेयर है, वाटर के साथ जब हम रिएक्शन करा रहे हैं तो वाटर ब्रेक होगा H++ OH- में। ठीक है, H++ OH- में। फिर आगे देखते रहिएगा,
अमोनिया में एक लोन पेयर है जिसकी वजह से अमोनिया बिहेव करेगा न्यूक्लियोफाइल के रूप में। अमोनिया में एक लोन पेयर है जिसकी वजह से बिहेव करेगा न्यूक्लियोफाइल के रूप में। तो ये जो लोन पेयर है इसी की वजह से न्यूक्लियोफाइल के रूप में बिहेव करेगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल को अपनी साइड में अट्रैक्ट कर लेगा। तो NH3 अभी बैलेंस है, एक हाइड्रोजन और आ जाएगा तो बना देगा NH4 और एक साइड ज़्यादा जुड़ने के कारण एक प्लस का चार्ज आ जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ से NH3 है, H2O में से H+ को एक्सेप्ट करके बना देगा NH4+ और OH- बाहर। अगले स्टेप में आप अच्छे से देखिए, अगले स्टेप में CO3 है, कार्बोनेट आयन है, वाटर के साथ रिएक्शन करने पे ये CO3 माइनस बनाएगा और OH- बाहर। तो इस हिसाब से मैंने बेस का भी एग्जाम्पल आपको बताया अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी। अब हम आगे चलते हैं। अब हम आगे 3rd नंबर पे डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ वाटर। वाटर का नेचर कैसा होता है, चलिए देख लिया जाए नेचर ऑफ वाटर। वाटर का नेचर कैसा है, तो सभी बच्चे हेडिंग नोट करेंगे नेचर ऑफ वाटर। नेचर ऑफ वाटर हेडिंग करने के बाद आगे लिखिएगा अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट नेचर ऑफ वाटर इज एम्फोटेरिक और एम्फीप्रोटिक, दैट इज वाटर कैन एक्ट बोथ एसिड एंड बेस। बात समझिए, नेचर ऑफ वाटर ये हेडिंग है, बहुत अच्छे से इसको आपको नोट करना है। हेडिंग है नेचर ऑफ वाटर। वाटर का फार्मूला है H2O। कह रहा है वाटर का नेचर आपको बताना है, तो ध्यान सुनिएगा। यहाँ पर टर्म ये आता है नेचर ऑफ वाटर में अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट का मतलब हुआ कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, ब्रॉन्स्टेड लोरी के कॉन्सेप्ट के द्वारा जो एसिड बेस की डिफिनीशन दी गई उनके अकॉर्डिंग ये पता चला कि वाटर जो होता है प्रोटॉन डोनर है, ठीक है। और दूसरी चीज़ एक बात और है, वाटर का जो मीडियम है वो एसिडिक भी है और बेसिक भी है, ठीक है। इसीलिए वाटर को एम्फोटेरिक सॉल्वेंट बोला गया। वाटर को क्या बोला गया गाइस, एम्फोटेरिक। इसीलिए वाटर को एम्फोटेरिक सॉल्वेंट भी कहा जाता है। एम्फोटेरिक का मतलब ही होता है, एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि दो सब्सटेंसेस विच गिव्स बोथ द प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस, देन दिस टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक का मतलब ये होता है कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस, ऐसा कोई सॉल्वेंट जो एसिड बेस दोनों प्रॉपर्टी शो करे वो कहलाएगा एम्फोटेरिक नेचर। वैसे यहाँ पर भी है कि नेचर ऑफ वाटर जो है, वाटर का नेचर एम्फोटेरिक होता है, एम्फोटेरिक होता है। वाटर का जो नेचर है वो एम्फोटेरिक है, जिसकी वजह से वाटर एसिडिक एंड बेसिक दोनों प्रॉपर्टी को शो करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। वहीं एक बार फिर से मैं रिवाइज करा रहा हूँ आपको, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ नेचर ऑफ वाटर के बारे में। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट नेचर ऑफ वाटर इज एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब वाटर एक ऐसा सॉल्वेंट है जो एसिडिक एंड बेसिक दोनों मीडियम को शो करता है, अथवा और करके है एम्फीप्रोटिक। एम्फीप्रोटिक का मतलब जो प्रोटॉन को क्या करता हो, प्रोटॉन को हमेशा लूज करने की टेंडेंसी रखता हो, ठीक है। प्रोटिक का मतलब प्रोटॉन, एम्फीप्रोटिक आगे है दैट इज वाटर कैन एक्ट। इस प्रकार से वाटर एक्ट करता है बोथ एसिड एंड बेस, मतलब एसिडिक एंड बेसिक दोनों मीडियम में शो कर सकता है वाटर। अब एक एग्जांपल जैसे देखिएगा, दोनों की एग्जांपल हम लोग देखते हैं। HCl है, HCl यहाँ एसिड है, एसिड में वाटर का रिएक्शन करा रहे हैं, तो ध्यान समझिएगा, फिर से देखिए अच्छे से कैसे ये एग्जांपल आपको क्लियरिफाई कर देगा। एग्जांपल पहला है कि HCl एसिड है भाई, इसमें वाटर का रिएक्शन करा रहे हैं, सपोज करिए वाटर बेसिक मीडियम में है, तो यहाँ पर बना हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन और Cl- बाहर हो गया, ठीक है। दूसरा है NH3 का मीडियम बेसिक है, तो यहाँ पर वाटर जो लिया गया इसका मीडियम सपोज करिए एसिडिक है, तो जो बनेगा अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन बाहर हुआ। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि वाटर का मीडियम एसिडिक एंड बेसिक दोनों हो सकता है। चलिए अगला हेडिंग हम लोग देखते हैं। अगला हेडिंग है D नंबर पे है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जो रिएक्शन को कंप्लीट न्यूट्रलाइज कर देता हो, उसकी प्रॉपर्टी को डिफर कर देता हो, वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाएगा। जैसे जब कभी किसी एसिड एंड बेस का रिएक्शन हम आपस में कराएंगे तो जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा, वो ना तो एसिडिक में होगा ना तो बेसिक में होगा। बात समझिए, जैसे कोई एसिड है किसी बेस के साथ रिएक्शन कराओ, या कोई बेस है किसी एसिड के साथ रिएक्शन कराओ, तो जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट ना तो एसिडिक मीडियम में होगा ना तो बेसिक मीडियम में होगा। बात समझ रहे हो आप? ठीक है, वो साल्ट बन जाएगा। यही चीज़ यहाँ पर कह रहा है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है समझिए। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट दोज रिएक्शन इन विच एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर एंड कन्वर्ट इनटू दियर रेस्पेक्टिव कंजुगेट एसिड एंड बेस आर कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चलिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल देखिए। जैसे HCl एक एसिड है, NH3 एक बेस है, दोनों का रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं। HCl एसिड एंड NH3 बेस, दोनों का रिएक्शन हो रहा है। ये हमारा HCl एसिड है, NH3 बेस है। दोनों का जो रिएक्शन हम लोग कराने चल रहे हैं, ये रिएक्शन का साइन आप देखिएगा कुछ ऐसे लगा है, इसको कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। और ये दोनों का जब रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा NH4Cl, जो कि एक साल्ट है, ना तो इसका मीडियम एसिडिक है ना तो बेसिक है। ओके, तो यही चीज़ बन रहा है। वही चीज़ आप फिर से देखिए, आप देख रहे हैं कि HCl एसिड है, ये बेस है, दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो बनाएंगे NH4Cl। ठीक है, NH4Cl में NH4 प्लस जो है वो कंजुगेट एसिड है और Cl माइनस कंजुगेट बेस है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल हम लोग और देखते हैं। एग्जाम्पल है HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे तो हाइड्रोनियम आयन बनेगा वीक एसिड और Cl माइनस वीक बेस। ओके, H3O भाई वीक एसिड है और Cl माइनस वीक बेस हुआ। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ये वीक एसिड है, ये हमारा एस्टिक एसिड का फार्मूला है CH3COOH, एक ना एस्टिक एसिड है, इसको एक वीक एसिड होता है। वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे तो वाटर एक वीक बेस है, करा रहे हो तो एक एसिड है एक बेस है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है, बनेगा स्ट्रॉन्ग बेस CH3COO माइनस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ पे बन रहा है H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखिएगा, आगे क्या है, थर्ड नंबर पे है HCl है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। यदि एसिड भी स्ट्रॉन्ग है बेस भी स्ट्रॉन्ग है तो प्रोडक्ट भी स्ट्रॉन्ग है वाला नहीं बन पा रहा है यहाँ पे। फिर से देखिएगा, सपोज करिए हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड HCl लेते हैं और स्ट्रॉन्ग बेस आपका NH3 लेते हैं। जब दोनों स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो न्यूट्रल प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? न्यूट्रल। फिर समझिएगा, देखिए ये वीक है ये भी वीक है, तो प्रोडक्ट जो बन रहा है वो हमारा न्यूट्रल प्रोडक्ट बनेगा दोनों को ऐड करके। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर भी है कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी न्यूट्रल बनेगा NH4Cl। अब यहाँ पर Cl माइनस एक वीक बेस होगा, NH4 प्लस एक वीक एसिड होगा। तो इस प्रकार से हम लोग समझ गए। हम लोग आगे नोट करेंगे, अगला हेडिंग आप लोग नोट करेंगे स्टूडेंट्स, टाइप ऑफ सॉल्वेंट्स, सॉल्वेंट के टाइप। तो टाइप ऑफ सॉल्वेंट आप देख रहे हैं गाइस, टाइप ऑफ सॉल्वेंट में आप अच्छे से देखते रहिएगा। टाइप ऑफ सॉल्वेंट हेडिंग है, इसमें सॉल्वेंट कितने टाइप के हो सकते हैं, जो हम लोग एसिड या बेस को टेकअप करते हैं उनमें कितने टाइप के हो सकते हैं, तो उन्हीं को सॉल्वेंट कहेंगे। सॉल्वेंट का मतलब ही होता है कि जैसे कि कोई भी ज़्यादा करके सॉल्वेंट का मतलब आप समझिए जिनका मीडियम थोड़ा सा लिक्विडिक होगा, ठीक है, या जो किसी सॉल्यूशन में ज़्यादा मात्रा में होते हैं वो भी सॉल्वेंट कहलाते हैं। तो यहाँ सॉल्वेंट का मतलब समझना है आपको। टाइप ऑफ सॉल्वेंट बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो नहीं जानते होंगे टाइप ऑफ सॉल्वेंट के बारे में, उन्हें कहीं मिलेगा भी नहीं ऐसा। तो टाइप ऑफ सॉल्वेंट आप लोग हेडिंग नोट करिएगा, उसमें लिखिएगा सबसे पहले टाइप ऑफ सॉल्वेंट में सबसे पहला टाइप होता है सॉल्वेंट का प्रोटोजेनिक और एसिडिक सॉल्वेंट। अच्छे सुनिएगा, टाइप ऑफ सॉल्वेंट हेडिंग नोट करिएगा। टाइप ऑफ सॉल्वेंट जब आप हेडिंग नोट कर लेंगे उसमें पहला नंबर हेडिंग करिएगा। टाइप ऑफ सॉल्वेंट का सबसे पहला टाइप होता है प्रोटोजेनिक और एसिडिक सॉल्वेंट। ये होते क्या हैं? दे हैव टेंडेंसी टू जनरेट और डोनेट प्रोटॉन।
ठीक है, तो मैं क्या बता रहा हूँ, सबसे पहले आप हेडिंग लिखेंगे टाइप ऑफ सॉल्वेंट, उसमें टाइप लिख लेंगे, चारों का नाम पहले लिख लो, प्रोटोजेनिक्स और एसिडिक सॉल्वेंट, दूसरा नाम लिखो प्रोटोफिलिक और बेसिक सॉल्वेंट, तीसरा लिखो एम्फीप्रोटिक और एम्फोटेरिक सॉल्वेंट, अगला लिखो अप्रोटिक सॉल्वेंट। तो 4 टाइप के आपको सॉल्वेंट दिख रहे हैं। मेनली जो 4 टाइप के सॉल्वेंट हैं उसमें हम एक-एक के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है प्रोटोजेनिक और एसिडिक सॉल्वेंट। ठीक है, तो एसिड से हमेशा प्रोटॉन निकलता आपको मालूम है, तो इसलिए इसका नाम है प्रोटोजेनिक, मतलब प्रोटॉन को डोनेट करने वाला। तो कह रहा है दे हैव टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटॉन। जो प्रोटोजेनिक या एसिडिक सॉल्वेंट होते हैं प्रोटॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं, इसीलिए इनका एग्जाम्पल भी आप देखेंगे, जैसे CH3COOH है, ये वीक एसिड है लेकिन H+ को डोनेट करेगा प्रोटॉन को, इसलिए प्रोटोजेनिक हुआ। या ClH+ को डोनेट करेगा इसलिए प्रोटोजेनिक हुआ। HNO3 भी करेगा, H2SO4 भी करेगा, तो ये सभी प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट के एग्जाम्पल हैं। समझ में आ गया होगा। हम लोग दूसरे बी पे चलेंगे। बी का हेडिंग लिखना प्रोटोफिलिक, फिलिक माने गेन करने वाला, प्रोटो मीन्स प्रोटॉन। समझिएगा स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से। बी में है प्रोटोफिलिक, प्रोटो मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन मीन्स H+, फिलिक मतलब ऐड करने वाला, फिल करने वाला, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने वाला, फिल करने वाला कहलाता है प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट और बेसिक सॉल्वेंट। समझ में आ रहा होगा। तो प्रोटोफिलिक, ठीक है, प्रोटो माने प्रोटॉन, जेनिक माने डोनेट करने वाला। तो पहले में जैसे था ट्रिक इसमें भी है, प्रोटो मीन्स प्रोटॉन, जेनिक माने डोनेट करने वाला। तो जो प्रोटॉन को डोनेट करेगा आपका कहलाएगा एसिडिक सॉल्वेंट या प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट। दूसरा ऐसे है प्रोटोफिलिक, प्रोटो मीन्स प्रोटॉन, फिलिक माने फिल करने वाला, एक्सेप्ट करने वाला। तो जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने वाला सॉल्वेंट होगा उसे बेसिक सॉल्वेंट कहेंगे। वहीं कह रहा है दे हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन। चलिए देखते हैं कौन कौन सॉल्वेंट प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे NH3 अमोनिया है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो ये हमारा प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट हुआ। CH3OH है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, आपका ये भी प्रोटोफिलिक कहलाएगा, प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट। देखिए ट्रिक बहुत बढ़िया इसमें है। प्रोटोफिलिक समझिएगा, प्रोटो मतलब प्रोटॉन H+, और फिलिक आगे क्या कह रहा है, फिलिक का मतलब होता है एक्सेप्ट। तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने वाला सॉल्वेंट, तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने वाला सॉल्वेंट कहलाता है प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट। जैसे NH3 है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, कहलाएगा प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट। CH3OH है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, कहलाएगा प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट। अगला है RNH2, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, कहलाएगा प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट और बेसिक सॉल्वेंट। तो आपको तो समझ में आ गए होंगे गाइस। सी पे हम चलेंगे। सी पे है एम्फीप्रोटिक और एम्फोटेरिक सॉल्वेंट, मतलब ऐसे सॉल्वेंट जो एसिडिक एंड बेसिक दोनों प्रॉपर्टी को शो करें वह कहलाएंगे एम्फोप्रोटिक और एम्फोटेरिक सॉल्वेंट। चलिए देखते हैं। दे हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट और डोनेट प्रोटॉन, दे आर आइदर प्रोटोफिलिक और प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट। बात समझिए बहुत बढ़िया से स्टूडेंट्स। ये बता रहा है कि एम्फीप्रोटिक, इसका मतलब एम्फी मतलब दोनों, प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी करे, प्रोटॉन को डोनेट भी करे। ऐसा कोई सॉल्वेंट जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी कर सके या प्रोटॉन को डोनेट करने की भी टेंडेंसी रखता हो कहलाएगा एम्फोप्रोटिक या एम्फोटेरिक सॉल्वेंट। चलिए इनका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये एग्जाम्पल है जैसे H2O है, ये भी आपका प्रोटॉन का डोनेट कर सकता है, इसलिए एसिड बेस दोनों प्रॉपर्टी शो करेगा। ऐसे जितने एग्जाम्पल दिख रहे हैं सभी प्रोटॉन को एक्सेप्ट या डोनेट करने वाले हैं, इसलिए सभी एम्फोटेरिक की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। इसलिए ऐसे सॉल्वेंट एसिडिक एंड बेसिक दोनों मीडियम में बिहेव कर सकते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है एम्फीप्रोटिक और एम्फोटेरिक सॉल्वेंट। तो गाइस चलिए लास्ट वाले पे देखते हैं हम लोग, डी वाले पे। डी में है अप्रोटिक सॉल्वेंट। अप्रोटिक सॉल्वेंट ध्यान दीजिएगा। अप्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब, अप्रोटिक का मतलब है कि जो प्रोटॉन को डोनेट कम करे। ठीक है, प्रोटिक का मतलब प्रोटॉन को डोनेट करने वाला, ठीक है, प्रोटॉन को निकालने वाला प्रोटिक सॉल्वेंट। अप्रोटिक मतलब जो प्रोटॉन को डोनेट ना करे वो कहलाएगा आपका, ठीक है, बात समझिए। देखिए प्रोटॉन को डोनेट करने वाला प्रोटिक होता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने वाला अप्रोटिक होता है। खूब अच्छे समझिए। सॉरी अप्रोटिक का मतलब कि प्रोटॉन यहाँ बहुत सिंपल है। एक होता है प्रोटिक का मतलब H+, प्रोटिक का मतलब H+, मतलब प्रोटॉन को डोनेट करने वाला कहलाता है प्रोटिक सॉल्वेंट, फॉर एग्जांपल H2O। ठीक है, दूसरा है अप्रोटिक।
प्रोटिक, अप्रोटिक का मतलब जो प्रोटॉन को डोनेट ना करे वो कहलाएगा अप्रोटिक। सिंपल है, बहुत सिंपल है भाई, समझने की बात है। प्रोटिक अप्रोटिक, यही ध्यान देना। प्रोटिक माने प्रोटॉन, तो बात समझिएगा। प्रोटिक मीन्स प्रोटॉन, जो प्रोटॉन को डोनेट करेगा प्रोटिक। अप्रोटिक, अप्रोटिक का मतलब जो प्रोटॉन को डोनेट नहीं करेगा वो कहलाएगा अप्रोटिक। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। कह रहा है दे नाइदर डोनेट नॉर एक्सेप्ट प्रोटॉन। अप्रोटिक सॉल्वेंट एक ऐसे सॉल्वेंट होते हैं जो प्रोटॉन को ना तो डोनेट करते हैं और ना ही एक्सेप्ट करते हैं। ऐसे सॉल्वेंट जो ना प्रोटॉन को डोनेट करें और ना एक्सेप्ट करें, तो ऐसे सॉल्वेंट को कहेंगे अप्रोटिक सॉल्वेंट। तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। एग्जाम्पल देखिएगा। एग्जाम्पल है C6H6 CCl4, नाम भी इनका जानते चलिए। C6H6 का नाम है बेंजीन, नाम नीचे नोट कर सकते हो। C6H6 एरो बना के उसका नाम लिख सकते हो बेंजीन। क्या नाम इसका है? बेंजीन। CCl4 इसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड, दो नाम में बता दिया। तीसरा देखिएगा CCHCl3, इसको कहेंगे क्लोरोफॉर्म। क्या बोलते हैं? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला है ये, ठीक है। तो ये हमारा बेंजीन हुआ, ये हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। या टेट्राक्लोरो एक नाम और भी इसका आईपीएसी नाम है। CCl4 का टेट्राक्लोरोमेथेन भी कह सकते हो। इसका नाम है क्लोरोफॉर्म। इसका नाम है BrF3 है। ये एक आपका इंटर हेलोजन कंपाउंड है BrF3, ठीक है। इसका नाम है ब्रोमीन ट्राईफ्लोराइड, या इसका एक नाम और है इंटर हेलोजन कंपाउंड। ये एक इंटर हेलोजन कंपाउंड है। NO2 है, NO2 आपका नाइट्राइड ग्रुप है। COCl2 है, COCl2 है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। तो इस प्रकार से सारे एग्जाम्पल हैं आपके अप्रोटिक सॉल्वेंट। अप्रोटिक सॉल्वेंट आर दोज टाइप ऑफ सॉल्वेंट विच डू नॉट एक्सेप्ट और डोनेट प्रोटॉन, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लिया जाए। एग्जाम्पल्स में क्या दिया है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर क्या है गाइस, देखिएगा अच्छे से। क्वेश्चन है इन द प्रोसेस NH3 + NH3, अमोनिया अमोनिया दोनों है, गिव्स आउट करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन पर। ध्यान से देखते रहिएगा। NH3 दोनों का मीडियम बेसिक होता है। गिव्स आउट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं देखिएगा, NH2- और NH4+। द नेचर ऑफ अमोनिया इज़, यहाँ पर अमोनिया का नेचर कैसा है, बेसिक है, कैसा है, तो आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे मैं आपको कई बार रटा चुका हूँ कि NH3 अमोनिया है, अमोनिया का नेचर हमेशा बेसिक होता है। जो बच्चे नहीं जानते हो जान लें, इसका नेचर हमेशा बेसिक होता है क्योंकि ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने वाला होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर अमोनिया का नेचर कैसा है, तो एकदम आंख बंद करके बता सकते हो। यहाँ पर एक अमोनिया का नेचर एसिडिक होगा। यहाँ पे एक बात और समझना है, जैसे भाई अगर कहीं पर एक NH3 है तो इसका तो भाई देखिए समझिए, NH3 का सही मीडियम बेसिक होता है। NH3 का एक जो ऐसे नॉर्मल वे में अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि अमोनिया का मीडियम कैसा है, तो आपका आंसर होगा बेसिक मीडियम अमोनिया का है। लेकिन रिएक्शन को देख के बताना है। रिएक्शन में जब 2 NH3 दिया हो, NH3 + NH3, जब रिएक्शन में 2 NH3 दिया हो तो एक का मीडियम एसिडिक होगा और एक का मीडियम बेसिक होगा, ये ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पर भी देखो रिएक्शन में 2 NH3 है तो एक का मीडियम एसिडिक, एक का बेसिक। तो वैसी प्रॉपर्टी जो एसिडिक एंड बेसिक दोनों मीडियम को शो करे कहलाता है एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी। इसीलिए आपको समझना चाहिए गाइस कि इस क्वेश्चन में, ठीक है, अमोनिया का नेचर एम्फोटेरिक होगा। एम्फोटेरिक का मतलब है एक अमोनिया एसिडिक में बिहेव करेगा और एक अमोनिया बेसिक नेचर में शो करेगा। तो यहाँ पर 2 अमोनिया है, एक अमोनिया का नेचर एसिडिक, एक का नेचर क्या होगा, एसिडिक, और दूसरे का नेचर क्या होगा, बेसिक। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो एक ही ऐसी देखिए, एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी ऐसी होती भी है। एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी आर दोज प्रॉपर्टी, ठीक है। या ऐसे सोचिए एम्फोटेरिक नेचर क्या है, किस कोई सी भी कंपाउंड का एम्फोटेरिक नेचर है कि नहीं है, तो आप क्या बताएंगे कि दोज प्रॉपर्टी इन विच अ कंपाउंड गिव्स बोथ द प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस। ऐसा कोई भी प्रॉपर्टी जिसमें कोई कंपाउंड एसिड बेस दोनों की प्रॉपर्टी शो करता हो, ठीक है, ऐसा कंपाउंड जो एसिडिक एंड बेसिक दोनों प्रॉपर्टी शो करेगा कहलाएगा एम्फोटेरिक नेचर। फॉर एग्जांपल वाटर इज ए एम्फोटेरिक सॉल्वेंट, ठीक है, वाटर एम्फोटेरिक है, वो एसिडिक बेसिक दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है। ऐसे यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, यदि 2 अमोनिया है तो एक एसिडिक होगा एक बेसिक होगा, इसीलिए इनका नेचर होगा एम्फोटेरिक। तो आपका C ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन C, इस क्वेश्चन का ऑप्शन C सही है।
ऑप्शन सी का मतलब है कि आंसर नंबर ये पहला है, दूसरा है, तीसरा, तो इसमें जो एग्जैक्ट सही आंसर है एम्पोटेरिक, थर्ड सही है। क्वेश्चन देखिएगा फोर्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेव बोथ एज ब्रॉन्स्टेड एसिड एज वेल एज ब्रॉन्स्टेड बेस। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेव, इनमें से कौन सा ऐसा बिहेव करेगा ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड ब्रॉन्स्टेड बेस। ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड बेस दोनों के रूप में बिहेव कर सकता है, ठीक है। तो ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड बेस का मतलब समझिएगा, आपको बताया गया है प्रोटॉन को डोनेट करने वाला एसिड, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने वाला बेस। तो वाटर एक ऐसा सॉल्वेंट है जो प्रोटॉन को डोनेट करेगा और एक्सेप्ट भी कर सकता है, तो इसलिए वाटर एक आपका ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड होगा और बेस भी होगा, क्योंकि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके हाइड्रोनियम आयन बनाएगा और प्रोटॉन को डोनेट भी कर सकता है, तो इसलिए वाटर आपका एक एम्पोटेरिक सॉल्वेंट है और एक ब्रॉन्स्टेड लोरी का एग्जाम्पल भी है। दूसरा आपका है HCO3, इसकी भी यही कंडीशन है, ये प्रोटॉन को डोनेट भी कर सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है, तो ये भी एग्जाम्पल है। H2SO4 यहाँ पे देखते रहिएगा, अगला नंबर थर्ड नंबर पे H2SO4 यहाँ कंप्लीट बैलेंस है, ये केवल प्रोटॉन को डोनेट कर सकता है बस, एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए ये नहीं होगा। आगे देखेंगे हम लोग, H3PO4 भी कंप्लीट बैलेंस है, इसलिए ये भी नहीं होगा। अब आगे देखेंगे HS, ये कंप्लीट बैलेंस नहीं है। यहाँ पे देखिएगा HS-, ये कंप्लीट बैलेंस नहीं है, ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर सकता है, डोनेट भी कर सकता है, इसलिए आपका ये भी इंक्लूड किया जाएगा। लास्ट में है NH3 अमोनिया है, अमोनिया के ऊपर एक लोन पेयर होता है जिसकी वजह से ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है, तो आपका अमोनिया भी आएगा। इस हिसाब से आंसर आपको समझ में आ गया होगा। इसमें से आपको बताना था कौन सा ब्रॉन्स्टेड एसिड और ब्रॉन्स्टेड बेस दोनों ग्रुप में बिहेव कर सकता है, तो आपका ये सही है। मतलब ब्रॉन्स्टेड एसिड या ब्रॉन्स्टेड बेस कौन कौन है, बात समझिए ध्यान से। क्वेश्चन में कह रहा था कि बताइए कौन बिहेव करेगा ब्रॉन्स्टेड एसिड या ब्रॉन्स्टेड बेस, तो भैया ये ब्रॉन्स्टेड एसिड बिहेव करेगा, ये ब्रॉन्स्टेड एसिड बिहेव करेगा, ठीक है, ये दोनों कुछ नहीं करेंगे क्योंकि कंप्लीट बैलेंस है। ये ब्रॉन्स्टेड एसिड के रूप में बिहेव कर सकते, सॉरी ब्रॉन्स्टेड बेस के रूप में बिहेव करेगा क्योंकि H+ को एक्सेप्ट कर सकता है, H+ को एक्सेप्ट करके ये देखिए HS-, H+ को एक्सेप्ट करके ये बना देगा H2S, ठीक है, गैस, तो ये एक्सेप्ट कर रहा है ना, तो बेसिक मीडियम में ब्रॉन्स्टेड बेस के रूप में बिहेव करेगा। NH3 है, इसके पास लोन पेयर है, तो H को गेन करके ये भी आपका ब्रॉन्स्टेड जो है बेस के रूप में बिहेव कर सकता है। तो इस हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि इतने ही कंपाउंड हैं जो ब्रॉन्स्टेड एसिड या ब्रॉन्स्टेड बेस के रूप में बिहेव करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हो कि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, इसीलिए ये अब मैं लेक्चर थर्ड में यहाँ से आपको पढ़ाऊँगा लेविस कॉन्सेप्ट, ठीक है। लेविस कॉन्सेप्ट हम लोग लेक्चर थर्ड में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बहुत इनफ है, इतना जितना मैं पढ़ा दिया हूँ। ओके गाइस, तो अभी एक रिक्वेस्ट भी है आप लोगों से कि बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं अभी जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सो प्लीज़ यू शुड लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड लक। ओके, गुड लक फॉर ऑल ऑफ यू।